तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। सो देखो गाइस, लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर अपन ने लास्ट में क्या देखे गए थे गाइस, अपन ने देखो गाइस ये क्या थे, कंकाल पेशी उत्तकता। और जिसके अंदर ये क्या थे गाइस, मसल बंडल्स थे। ये क्या थे, मसल बंडल्स थे। और इन मसल बंडल्स के अंदर क्या थी गाइस, मसल सेल्स, या जिन्हें अपन फाइबर्स कहते हैं। तो मसल सेल्स या मसल फाइबर्स कहते हैं। अब देखो गाइस, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि जो ये एक मसल सेल्स है ना, इसको मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। कि कंकाल पेशी उत्तक के अंदर क्या मिलते थे, ये मसल बंडल्स थे। और इन मसल बंडल्स के अंदर क्या मिलते थे, मसल सेल्स मिलती थी। अब इन मसल सेल्स को क्या किया, मैंने बाहर निकाल लिया। अब जब मैं इन मसल सेल्स को क्या करता हूँ गाइस, बाहर निकालता हूँ, तब देखो गाइस, अब मसल सेल्स की क्या देखो संरचना, मसल सेल बोल दो या मसल फाइबर बोल दो, या इसे अपन मायोफाइबर भी कह सकते हैं। तो अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मसल सेल्स या मसल फाइबर या मायोफाइबर की क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस, संरचना पढ़ने जा रहे हैं। सो देखते हैं, एक मिनट गाइस, अभी देखते हैं। हाँ गाइस देखो, तो देखो गाइस, मैंने क्या किया कि मसल सेल्स को क्या निकाल लिया, वहां से बाहर निकाला। तो देखो, उससे बाहर निकालने के बाद में अब इसकी संरचना देखो कैसी दिखेगी। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये देखो गाइज, मैंने क्या किया, मसल सेल्स को मसल बंडल से बाहर निकाल लिया। तो देखो गाइज, ये क्या है, मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो गाइज, मसल सेल की या मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसे क्या कहते हैं अपन, सार्को लेमा। क्या कहते हैं गाइस, सार्कोलेमा कहते हैं। समझते जाना गाइस स्टार्टिंग से कि मसल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। दैट्स इट, इतना क्लियर। अब देखो गाइस, मसल सेल के अंदर क्या मिलती है, कुछ समानांतर, क्या मिलती है गाइस, कुछ समानांतर नलिकाएं मिलती है। ये देखो मैंने क्या बना दी है, समानांतर नलिकाएं बना दी। और इन समानांतर नलिकाओं को क्या कहते हैं अपन, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो देखो गाइस, जो ये समानांतर नलिकाएं हैं ना, इन्हें क्या कहते हैं अपन, व्हाट वी कॉल, इन्हें क्या कहते थे अपन, मायोफाइब्रिल्स। क्या कहते हैं गाइस, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। तो देखो गाइस, मसल सेल या मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। और मसल सेल के अंदर क्या मिलती है, कुछ समानांतर यानी कि पैरेलल नलिकाएं मिलती है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। समझ में आएगा। अब देखो गाइस, यहाँ पर क्या मिलते हैं, कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं। ये क्या आ जाते हैं गाइस, कुछ प्रोटीन्स आ जाते हैं। और इन प्रोटीन्स को अपन क्या कहते हैं, मायोग्लोबिन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या कहलाते हैं गाइस, मायोग्लोबिन कहलाते हैं। और जो मायोग्लोबिन, ये क्या करते हैं गाइस, O2 को संचित करने वाले प्रोटीन्स होते हैं। ये क्या होते हैं गाइस, O2 को संचित करने वाले प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, मायोग्लोबिन कहते हैं। अब देखो गाइस, यहां पर क्या मिलती है, ये क्या आ जाती है गाइस, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो गाइज, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, तो ये मसल सेल की
ER होती है। हाँ गाइज, कंकाल पेशी ऊतक के अंदर अपन ER के लिए ER टर्म यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर ER की जगह अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और देखो गाइज, बेसिकली जब अपन कोशिका वाला चैप्टर पढ़ते हैं, सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, ER के मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या पढ़ते हैं अपन, मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं। तो उसका एक मॉडिफिकेशन क्या आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। हाँ गाइज, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या ER का मॉडिफिकेशन है। बट यहाँ पे कंकाल पेशी ऊतक के अंदर अपन ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म यूज नहीं कर सकते, वो गलत है। अपन कंकाल पेशी ऊतक के अंदर ER को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं गाइज, कैल्शियम आयंस को क्या करते हैं गाइज, स्टोर करते हैं। समझ में आया गाइज, ये क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि संचय करके रखते हैं। और देखो गाइज, यहाँ पर क्या मिलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहाँ पर फिर से कंकाल पेशी ऊतक के अंदर यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया टर्म यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं अपन, सार्कोसोम। ये क्या है गाइज, माइटोकॉन्ड्रिया ही है, कंफ्यूज मत करना गाइज। माइटोकॉन्ड्रिया को कंकाल पेशी ऊतक के अंदर क्या कहते हैं अपन, सार्कोसोम कहते हैं। और ER को क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये तो क्या थी गाइज, एक मसल सेल की या मसल फाइबर की, या क्या थी गाइज, मायोफाइबर की संरचना थी, जो कि अपन देख चुके हैं। और इसके अंदर क्या मिलती है, समानांतर, ये क्या मिलती है, समानांतर नलिकाएं मिलती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मायोफाइबल्स कहते हैं। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो इस एक मायोफाइबल को, जो एक मायोफाइब्रिल्स है ना, इस मायोफाइब्रिल्स को क्या करता हूँ मैं, बाहर निकालता हूँ। यानी कि इस एक पूरे मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के अब क्या पढ़ेंगे अपन, इसकी संरचना पढ़ेंगे। तो देखो गाइज, अब अपन किसकी संरचना पढ़ते हैं, मायोफाइब्रिल्स की संरचना। तो अब देखो गाइज, मसल सेल के अंदर जो मायोफाइब्रिल्स मिलते हैं, अब उसकी संरचना पढ़ते हैं। तो देखो उसकी संरचना पढ़ते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं गाइज वहां से। तो देखो गाइज, अभी डायग्राम बना देते हैं इसका। ये क्या बनाया गाइज, मैंने मायोफाइब्रिल बनाया एक। ये क्या बनाया मैंने, एक मायोफाइब्रिल बनाया। अब देखो गाइज, इस मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या मिलते हैं, मोटे तंतु, और क्या मिलते हैं, पतले तंतु मिलते हैं। तो देखो गाइज, इसके अंदर मैंने ये क्या बनाया है, पतले तंतु। इनको क्या बोलते हैं गाइज अपन, कहाँ लिखे, यहाँ लिख देते हैं। इन्हें बोलते हैं अपन थिन फिलामेंट्स, यानी कि ये क्या होते हैं गाइज, पतले तंतु होते हैं। और इन पतले तंतुओं के मध्य क्या मिलते हैं गाइज, ये मोटे तंतु मिलते हैं। और देखो जब इन मोटे तंतुओं को अपन क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट्स। क्या बोलते हैं गाइस इन्हें, मोटे तंतु यानी कि थिक फिलामेंट्स है। तो मायोफाइब्रिल्स के अंदर पतले तंतु मिलते हैं और मोटे तंतु मिलते हैं। पतले तंतु को थिन फिलामेंट्स कहते हैं, और ये मोटे तंतु आ जाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं अपन, थिक फिलामेंट्स कहते हैं। अब देखो गाइज, जो ये पतले तंतु आते हैं ना, ये आपस में किसके द्वारा बंधे हुए रहते हैं, ये देखो गाइज, ये आपस में किसके द्वारा बंधे हुए रहते हैं गाइज, जेड लाइन के द्वारा। तो ये क्या आ जाती है गाइज, जेड लाइन। संयोजी ऊतक की एक परत है,
संयुक्त ऊतक की क्या परत है, जेड लाइन। जेड लाइन क्या करती है जी, तो जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, पतले तंतु होते हैं, उनको क्या करती है, दो इक्वल बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये इनको क्या करती है आपस में बांधे रखती है। अरे भाई ऐसे झूल तो सकते नहीं ना, तो इनको बांधे रखने वाली संयुक्त ऊतक की परत कौन सी जाती है, जेड लाइन। और इन पतले तंतुओं को आपस में जो बांधे रखने वाली संरचना आती है वो क्या कहलाती है, एम लाइन। तो ये तो क्या आ जाती है गाइज, एम लाइन। कहाँ लिखे, ये भी क्या है गाइज, संयोजी ऊतक की परत है। ये भी क्या है गाइज, संयोजी ऊतक की एक परत है। तो देखो गाइज, पतले तंतुओं को आपस में बांधे रखने वाले संयोजी ऊतक की परत कौन सी आ जाती है, जेड लाइन। और मोटे तंतुओं को आपस में बांधे रखने वाले संयोजी ऊतक की परत कौन सी आ जाती है, एम लाइन। ये क्या है गाइज, एम। अब देखो गाइज, ये इतना एरिया, देखो गाइस, केवल जो मोटे तंतु घिरे हुए हैं ना, तो इस मोटे तंतु को घेरे रखने वाला जो ये एरिया कहलाता है, ये एरिया, इस एरिया को देखो, इसे क्या कहते हैं अपन, ए बैंड। इसे क्या बोलते हैं गाइस, ए बैंड। अब देखो, यानी कि इस मोटे तंतु को घेरे रखने वाली जो ये संरचना होती है, इस मोटे तंतु का जो ये इतना वाला सा एरिया, ये क्या कहलाता है, ए बैंड कहलाता है। अब ए बैंड के अंदर देखो गाइस क्या क्या है, ए बैंड के अंदर क्या क्या है, मोटे तंतु तो है ही, लेकिन उसके अलावा आधा तो ये आधे आधे यहाँ से कितने आ रहे हैं, पतले तंतु भी तो आ रहे हैं ना। तो ए बैंड के अंदर क्या हो जाते हैं, थिन फिलामेंट्स प्लस थिक फिलामेंट्स दोनों आ जाते हैं। ए बैंड का अर्थ क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक। समझ में आएगा। इसे अनआइसोट्रोपिक क्यों बोला, अनआइसोट्रोपिक अर्थ क्या होता है, विषम। यानी कि क्योंकि ये क्या होता है, ए बैंड पतले तंतु और मोटे तंतु दोनों से मिलकर बना होता है। इसके अंदर थिन फिलामेंट्स और थिक फिलामेंट्स दोनों मिलते हैं। अब देखो गाइज, ये वाला एरिया, ये बीच का एरिया देखो गाइज, तो ये बीच का एरिया क्या कहलाता है, जो मैंने रेड कलर से बनाया, इसे क्या बोलते हैं अपन, आई बैंड। और आई बैंड के अंदर केवल क्या चीजें पाई जा रही है, आई बैंड के अंदर केवल क्या है, पतले तंतु है, यानी कि थिन फिलामेंट्स है। इसके अंदर क्या है गाइस, देखो गाइस, ये इतना वाला एरिया जिसके अंदर केवल पतले तंतु उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, आई बैंड। आई बैंड का अर्थ क्या होता है, आइसोट्रोपिक। समझ में गाइस, आई बैंड का अर्थ क्या होता है, आइसोट्रोपिक होता है। तो समझ में गाइस, ए का अर्थ क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक, आई का अर्थ क्या होता है, आइसोट्रोपिक। इसे आई बैंड को आइसोट्रोपिक क्यों बोला, क्योंकि केवल पतले तंतु से मिलकर बना होता है। और जो ए बैंड होता है अनआइसोट्रोपिक, ये इसके अंदर पतले तंतु और मोटे तंतु क्या मिलते हैं गाइस, दोनों मिलते हैं। और देखो गाइस, दोनों मिलते हैं, इतना समझ में गाइस, मायोफाइबर की संरचना समझ में आई। अब देखो इसको मैं क्या बनाता हूँ, दोबारा बनाता हूँ। अब देखो गाइस, एक बार और समझो अच्छे तरीके से। देखो गाइस, इसके अंदर वही ये पतले तंतु, पतले तंतुओं को बीच में से कौन बांट देती है गाइज, इनको आपस में बांधे हुए कौन सी परत होती है, जेड लाइन। ये क्या है गाइज, ये भी क्या जाती है गाइज, जेड लाइन। अब देखो इन दो जेड लाइंस के बीच का एरिया,
हाँ गाइज, इन दो जेड लाइंस के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सार्कोमियर। इसे क्या बोलते हैं अपन? सार्कोमियर। जो कि क्या है गाइस? पेशी संकुचन की इकाई है। ये क्या है गाइस? कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है गाइस? पेशी संकुचन की इकाई है। यानी कि सार्कोमियर क्या हुआ? दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र। तो देखो गाइज, इन दो जेड लाइंस के बीच का एरिया, इन दो जेड लाइंस के बीच का एरिया क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है, जो कि क्या है? पेशी संकुचन की इकाई है। समझ में आएगा? इस पेशी संकुचन की इकाई। और यहाँ पर क्या मिलते हैं गाइज? मोटे तंतु मिलते हैं। ये क्या आ जाते हैं गाइस? मोटे तंतु। अब देखो गाइस, ये तो क्या आ जाते हैं? मोटे तंतु। और ये मोटे तंतु का ये वाला एरिया क्या कहलाता था गाइस? ए बैंड कहलाता था ना। मोटे तंतु का ये वाला एरिया क्या कहलाता था गाइस? ए बैंड कहलाता था। अब देखो गाइस, ये ए बैंड आ जाता है, और फिर ये वाला रेड पेन से बनाते हैं, ये वाला क्या आ जाता है गाइस? आई बैंड। ये वाला क्या आ जाता है? फिर से आई बैंड। और ये बीच का एरिया इतना, ए बैंड आ जाता है। और ये फिर से इतना एरिया, ए बैंड का आ जाता है। अब देखो गाइस, ए बैंड फिर आई बैंड, ए बैंड फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, यानी कि आई बैंड, ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड, फिर आई बैंड, फिर ए बैंड। यानी कि ए बैंड और आई बैंड क्या पाए जा रहे हैं? एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं, जिस वजह से कंकाल पेशी क्या होती है? रेखित होती, स्टेरेटेड होती। फर्स्ट वाले लेक्चर के अंदर पढ़ के आए थे ना कि रेखित क्यों होती? तो रेखित का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ए बैंड आई बैंड क्या होते हैं? एकांतित क्रम में पाए जाते हैं। तो देखो, इसको लिख लेते हैं, ए बैंड एंड आई बैंड एकांतरित क्रम में पाए जाते हैं, जिस वजह से ये कैसी होती है? रेखित होती है, स्टेरिएटेड होती है। तो गाइस समझ में आया कि रेखित यानी कि स्टेरिएटेड होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड और आई बैंड क्या होते हैं? एकांतित क्रम में पाए जाते हैं। अब देखो गाइस, ए बैंड की बात करता हूँ मैं, तो ए बैंड किस किस से मिलकर बना? जेड लाइन ने क्या किया? इसको पतले तंतु को, ये क्या है? थिन फिलामेंट्स है ना। तो जेड लाइन ने क्या किया? थिन फिलामेंट्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। समझ में आया? तो इसके अंदर देखो गाइस, क्या है? हाफ आई बैंड है, इधर का हाफ आई बैंड है, और ये क्या है गाइस? पूरा ए बैंड है। समझ में आया गाइस? ये कितना? हाफ आई बैंड है। देखो गाइस, इतना इतना हुआ तो कितना गाइस? हाफ आई बैंड हो गया, क्योंकि ये क्योंकि ये पूरा कितना जाता है? आई बैंड। आई बैंड से इतना अंदर आ रहा है ना, तो ये तो क्या हो गया गाइस? हाफ आई बैंड। इतना आधा अंदर आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं अपन? हाफ आई बैंड। और ए बैंड पूरा। तो यानी कि सार्कोमियर क्या है? सार्कोमियर क्या है गाइस? पूरा तो कितना आ रहा है गाइस? आई बैंड है, तो आई बैंड में से आधा आई बैंड इधर है, आधा आई बैंड इधर है, और ये क्या है गाइस? बीच में क्या है? पूरा का पूरा ए बैंड है। तो देखो गाइस, सार्कोमियर के अंदर क्या आ जाते हैं गाइस? हाफ आई बैंड आ जाता है, पूरा ए बैंड आ जाता है, और फिर से कितना आ जाता है? हाफ आई बैंड आ जाता है।
समझ में आएगा। तो सार्कोमियर किस किस से मिलकर बना होता है, हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड और प्लस हाफ आई बैंड से मिलकर बना होता है। समझ में आएगा गाइज। अब देखो गाइज, सार्कोमियर का सार्कोमियर क्या होता है, पेशी संकुचन की इकाई होती है यह। यानी कि पेशियों के अंदर जो संकुचन होता है उसकी इकाई क्या होती है, सार्कोमियर होती है। अब देखो सार्कोमियर होता क्या है, दो जेड लाइन के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, सार्कोमियर कहलाता है। अब देखो गाइस, आई बैंड और ए बैंड के अंदर क्या देख लो, कुछ डिफरेंसेस देख लो। तो देखो गाइस, मैंने इधर क्या लिखा, आई बैंड, और इधर क्या लिखा मैंने, ए बैंड। अब देखो गाइस, आई बैंड तो किससे मिलकर बना होता है, केवल पतले तंतु। आई बैंड के अंदर क्या होते हैं, केवल पतले तंतु उपस्थित होते हैं, जबकि ए बैंड के अंदर पतले तंतु प्लस मोटे तंतु दोनों उपस्थित होते हैं। समझ में गाइस। और जो यहाँ पर देखो गाइस, पतले तंतु होते हैं ना, उसके अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। पतले तंतु में कितने, 3 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है एक्टिन, एक आ जाता है ट्रोपोनिन, और एक कौन सा आ जाता है, ट्रोपोमायोसिन। तो 3 प्रोटीन कौन कौन से आ जाते हैं इस पतले तंतु में, 3 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं। कौन कौन से, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और यहाँ पर जो मोटे तंतु होते हैं ना, समझ में आएगा इसे, आई बैंड आइसोट्रोपिक और एक अर्थ हो जाता है अन आइसोट्रोपिक है। तो यहाँ पर देखा केवल पतले तंतु उपस्थित होते हैं ना, तो यहाँ पर जो पतला तंतु होता है उसमें एक प्रकार का प्रोटीन मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, मायोसिन बोलते हैं। समझ में गाइस। और यहाँ पर जो मोटे तंतु होते हैं, यहाँ पर गाइस क्या होंगे, मोटे तंतु। तो यहाँ पर क्या होगा, मोटे तंतु के अंदर 3 प्रकार के, यहाँ पर पतले तंतु में एक प्रकार का प्रोटीन जिसे बोलते हैं मायोसिन, और यहाँ पर जो पतला तंतु आ जाता है उसके अंदर भी 3 प्रकार के, सॉरी गाइस, यहाँ पर वही पतले तंतु आएंगे। तो यहाँ पर भी पतले तंतु के अंदर 3 प्रकार के प्रोटीन मिलते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब देखो इनकी अपन क्या पढ़ते हैं, संरचना पढ़ते हैं, पतले तंतु की संरचना। आई बैंड के अंदर क्या होते थे गाइस, केवल मोटे तंतु पाए जाते थे ना। स्ट्रक्चर के अंदर कैसे पढ़ के आए थे गाइस अपन, तो इसके अंदर मोटे तंतु आएंगे गाइस। केवल मोटे तंतु उपस्थित, और मोटे तंतु में एक प्रकार का प्रोटीन हो जाता है, कौन सा, मायोसिन। अब देखो गाइस, इनकी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पतले तंतु की संरचना, और पतले तंतु की संरचना में 3 प्रोटीन कौन कौन से आ जाते हैं, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। देखो गाइस, पतले तंतु की संरचना बना देते हैं अभी। देखो गाइस, ये तो क्या आ जाता है,
जी प्रोटीन, जी का अर्थ क्या होता है ग्लोब्यूलर, समझ में आया। और ये क्या होता है एक लग होता है, ये क्या होता है गाइस एक लग होता है यानी कि मोनोमर होता है। और देखो ये जी प्रोटीन से जी एक्टिन्स होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देते हैं, जैसे ये वाला एफ एक्टिन, यानी कि एफ का अर्थ क्या होता है यहाँ पर फिलामेंटस। अरे भाई जी प्रोटीन या जी एक्टिन तो इसे एक को ही बोल रहे हैं ना अपन, जी एक्टिन लिखना है भाई, जी एक्टिन तो ये एक गोला है और ये सारे गोले मिल मिल के क्या बनाते हैं एफ एक्टिन यानी कि फिलामेंटस एक्टिन का निर्माण करते हैं। अब देखो गाइस देखो गाइस ये रेड कलर से मैंने क्या बनाया ट्रोपो ट्रोपोमायोसिन बनाया। और देखो इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या मिलते हैं यहाँ पर, देखो गाइस ये देखो गाइस ये मैंने 3 कोने बनाए ना ऊपर, ये क्या आ जाते हैं गाइस ट्रोपोनिन। और देखो ट्रोपोनिन की 3 उप इकाइयाँ होती है, ट्रोपोनिन की कितनी होती है गाइस 3 उप इकाई होती है। एक तो आ जाता है ट्रोपोनिन सी, एक आ जाता है ट्रोपोनिन ए, और एक कौन सा आ जाता है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी तो क्या होती है गाइस, ये तो कैल्शियम आयन से जुड़ती है, और जो ट्रोपोनिन ए होता है ये किससे जुड़ती है गाइस, देखो गाइस ये ऊपर वाले तो क्या आ जाते हैं गाइस ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम आयन से जुड़ रही है, और ये जो नीचे वाला होता है तो नीचे वाला एक तो किससे जुड़ा है ट्रोपोमायोसिन से जुड़ रहा है ना गाइस। टी जो कि ट्रोपोमायोसिन से किससे जुड़ रही है, ट्रोपोमायोसिन से जुड़ रही है। तो देखो ट्रोपोनिन की 3 उप इकाई आ जाती है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी जो होती है वो कैल्शियम आयन से जुड़ती है ऊपर वाली, ट्रोपोनिन टी ये देखो रेड कलर की स्ट्रक्चर से जुड़ रही है ना ट्रोपोमायोसिन से, और एक आ जाता है ट्रोपोनिन आई, ये इनहिबिटरी होती है, इनहिबिटरी जो कि क्या कर देती है संदमन कर देती है, और ये क्या होती है एक्टिन से जुड़ती है। समझ में आएगा इसे।
तो देखो ये एक तो क्या आ जाता है G18 एक गोला जो कि ग्लोबुलर होता है, ये एक लग होता है, और ये मिल के किसका निर्माण करते हैं, F18 का निर्माण करते हैं। और ये रेड कलर की स्ट्रक्चर्स क्या आ जाती है, ट्रोपोमायोसिन आ जाती है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या मिलती है, ट्रोपोनिन। तीन तीन गोले बनाए ना ये वाले, तो ये ट्रोपोनिन की भी तीन प्रकार होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी कैल्शियम आयन से जुड़ती है, ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमायोसिन से जुड़ती है, और ट्रोपोनिन आई ये क्या होती है, एक्टिन से जुड़ती है। अब ये तो क्या होती है, पतले तंतु की संरचना होगी जिसमें एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन देखें। अब देखो गाइस, अब क्या पढ़ते हैं अपन, मोटे तंतुओं की संरचना। और मोटे तंतु की संरचना में क्या आ जाता है गाइज, मायोसिन। और देखो गाइज मायोसिन क्या होता है गाइज, बहुलक होता है ये मायोसिन क्या होता है, बहुलक होता है। तो इसका एकलक प्रोटीन क्या होता है, मीरोमायोसिन। क्या आ जाता है गाइज, मीरोमायोसिन आ जाता है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं गाइज। हाँ देखो गाइज, ये वाला भाग तो क्या आ जाता है, टेल, पूछ। ये वाला भाग क्या आ जाता है, हेड। और इसका ये वाला भाग क्या आ जाता है, आर्म, यानी कि भुजा। और देखो इसका ये वाला पूरा भाग क्या कहलाता है, एल एम एल एम एम। एल एम एम की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट, लाइट मीरोमायोसिन। और देखो गाइस ये हेड और ये आर्म क्या कहलाते हैं गाइस, एच एम एम। एच एम एम क्या होता है, हेवी, मीरोमायोसिन कहलाते हैं। तो देखो गाइस ये वाला टेल वाला हिस्सा तो क्या कहलाता है, एल एम एम यानी कि लाइट मीरोमायोसिन। और हेड और आर्म वाला हिस्सा क्या कहलाता है, एच एम एम यानी कि हेवी मीरोमायोसिन। अब देखो गाइस क्या होता है, यहाँ पर मोटे तंतुओं के अंदर क्या होता है कि मायोसिन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक्टिन आके जुड़ता है। तो एक्टिन आके जुड़े तो उसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं गाइस, एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र होते हैं। ये क्या होता है गाइस, एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र आ जाते हैं। और देखो गाइस अब एक्टिन आके यहाँ पर जुड़ रहा है मायोसिन के साथ में, तो उसे एनर्जी भी तो चाहिए। तो यहाँ पर एनर्जी के लिए क्या होते हैं, ये क्या होते हैं गाइस, एटीपी बाइंडिंग क्षेत्र आ जाते हैं। अब देखो गाइस एक्टिन यहाँ पे आके जुड़े किससे, एक्टिन आके जुड़े किससे, मायोसिन के साथ में। तो उसके लिए यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिन बाइंडिंग क्षेत्र होते हैं। और अब एक्टिन आके यहाँ पर जुड़ रहा है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी यहाँ कहाँ से प्रोवाइड हो जाती है, उसको एटीपी बाइंडिंग क्षेत्र से। यानी कि देखो गाइस मायोसिन के अंदर क्या होता है गाइस, एटीपीएज क्रिया चलती है। और एटीपीएज क्रिया के अंदर कौन से आयंस काम में आते हैं, मैग्नीशियम आयंस काम में आते हैं। समझ में आएगा। तो मायोसिन के अंदर एटीपी की क्रिया चलती है जिससे क्या होती है, एटीपी बनेगी। और वो एटीपी कहाँ पर काम आएगी, एक्टिन यहाँ पर आके जुड़े तो उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, मायोसिन के अंदर एटीपी की क्रिया होती है तो वहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी यहाँ पर काम आती है। और यहाँ पर जो एटीपी की क्रिया के अंदर कौन से आयंस काम में आते हैं, मैग्नीशियम आयंस यानी कि Mg+2 आयंस काम में आते हैं। तो देखा आज अपन यहाँ पे पतले तंतु, मोटे तंतु और जो मसल सेल्स थी, मायोफाइब्रिल्स थी, उन सब के स्ट्रक्चर्स देख चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्या कवर करेंगे कि इसकी
पेशी संकुचन की क्रियाविधि कैसे होती है, समझ में आएगा। सो आज की वीडियो यहाँ रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9929602020 के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। सो धन्यवाद।